नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की अकबरपुर लोकसभा सीट से सांसद देवेंद्र सिंह भोले जी। आप न सिर्फ संसदीय कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि अपने क्षेत्र में विकास, सामाजिक सरोकारों और जनहित के मुद्दों को लगातार मजबूती से उठा रहे हैं। आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे उनके संसदीय अनुभवों की। वो कई बार विधायक भी रह चुके हैं और उन्हें राज्य सरकार में मंत्री पद की भी जिम्मेदारी मिल चुकी है। सर, बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी में। धन्यवाद। सर, 18वीं लोकसभा के आप सांसद हैं। आप अपने संसदीय क्षेत्र की जो विकास योजनाएं हैं उनमें किसे आप प्राथमिकता देते हैं? देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन मानव जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। स्वास्थ्य के लिए गूंगे बहरों का हॉस्पिटल जो हिंदुस्तान में मैसूर में है, और दूसरा ये सौभाग्य हमारा है कि हमारे क्षेत्र में वो बन रहा है, और जिसको हमारे वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, श्री नड्डा जी ने स्वीकृति प्रदान की थी। उसको मैंने बढ़ाया, थोड़ा सा समय लगा, लेकिन ज़मीन और सारी चीज़ें ठीक, और वो बन रहा है। और छोटे बच्चों का जो मूक बच्चे होते हैं स्वास्थ्य में, उनके इलाज के लिए बेहतर व्यवस्था है, जिस काम को कर रहा हूँ। दूसरा, कानपुर का जो मेडिकल कॉलेज कानपुर है, लाला लाजपत राय जिस हॉस्पिटल कहते हैं, हैलेट हॉस्पिटल, मैं ऐसा मानता हूँ कि कम से कम 15-16 जनपद के लोगों का इलाज वहाँ होता है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ मेडिकल सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में नया जो है न्यूरो की बिल्डिंग, वो मेरे प्रयास से बनाई और वो शुरू हो गई है। और दूसरा, ट्रामा सेंटर, जो ट्रामा सेंटर मतलब इतनी बड़ी जगह है और राजनीति में दुर्घटनाएं होती रहती हैं, और आपके न्यूरो के कारण जो अगर ऐसी भीषण दुर्घटनाएं होती है, उसमें ट्रामा सेंटर की बड़ी आवश्यकता होती है। वह भी मेरे यहाँ प्रस्तावित है, और वो भी आगे चल कर के मैं इस लोकसभा में उसका आपको शुरू कर लूँगा। सर, आप उत्तर प्रदेश दूसरा, सबसे बड़ी परियोजना हमारे यहाँ 1980 मेगावाट की आपकी नवेली निगलैट, जिसको हमने 2014 से शुरू किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, और तत्कालीन वित्त मंत्री और जेटली साहब थे, उनके सहयोग से, और पीयूष गोयल जी ने 20 नवंबर 2016 को उसका उद्घाटन किया था, पूरा 18,000 करोड़ रुपए दे करके। और वो उसका प्रथम चरण अभी 30 मई को, मेरा ये सौभाग्य है कि देश ने, दुनिया के लोकप्रिय नेता मोदी जी के द्वारा उसका उद्घाटन हुआ है, और वो काम वहाँ प्रगति पर है। आगे के 2 फेस और हैं, उनमें काम हो रहा है। थोड़ा बहुत बाधाएं आती हैं अच्छे कामों में, तो बाधाओं के कारण थोड़ा सा कठिनाई हुई है, लेकिन वो काम आगे हो रहा है। सर, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश का क्या आप रोल देखते हैं देश की राजनीति में, देश के विकास में? देखिए, हिंदुस्तान का परिवर्तन, भारत के परिवर्तन में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है, और उत्तर प्रदेश के परिवर्तन में कानपुर का महत्वपूर्ण योगदान है। और देश के परिवर्तन में जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय अधिवेशन में वर्तमान प्रधानमंत्री और देश के सर्वप्रिय नेता मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा की गई थी, तो मेरा अपना ये सौभाग्य है कि 2013 के 19 अक्टूबर को कानपुर से अकबरपुर लोकसभा की कल्याणपुर विधानसभा से ही माननीय मोदी जी की शुरुआत हुई थी। पहली रैली पूरे देश में वहीं से शुरुआत हुई थी। तो मैं तो ये मानता हूँ कि देश की राजनीति में कानपुर में का बड़ा योगदान है। विगत की सरकारों ने उसे बिगाड़ा है। 77 के बाद में, जनता पार्टी के बाद में, वहाँ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई हैं कि लेबर प्रॉब्लम के कारण 82 जगह जैसे कॉटन मिल्स, स्पिनिंग मिल्स
तमाम ऐसे उद्योग थे जिन उद्योगों को कहीं न कहीं से प्रभावहीन हुए हैं वो, और ये प्रॉब्लम आई है, और जिससे लोगों को बाहर जाके काम करके अपने जीवन को यापन करना पड़ा है। तो कानपुर तो हब है, और चूँकि नोएडा एनसीआर में आता है, मैं नहीं कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पर बड़ा योगदान है एनसीआर होने के नाते नोएडा का रेवेन्यू देने में, लेकिन कानपुर उससे पीछे नहीं है। सर, आप कई बार विधायक भी रहे हैं और राज्य सरकार में मंत्री पद संभाल चुके हैं, तो राज्य की राजनीति और देश की राजनीति कैसे देखते हैं, क्या फ़र्क देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक प्रदेश की राजनीति है, वो राजनीति को मैं इस रूप से मानता हूँ कि वो एक गांव की राजनीति है, प्रदेश है, और देश की राजनीति जो है एक ज़िले की राजनीति। अगर आप इस तरीके से देखें कि जब आप जनपद को देखेंगे तो सर्वव्यापी दृष्टि देखना पड़ेगा। भारत विभिन्न आयामों का देश है, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति को बहाल रखने के लिए, बनाए रखने के लिए जिस तरीके से आदिकाल से लेकर के अब तक हमारे देश के लोगों ने काम किया, और वर्तमान में देश के यशस्वी नेता मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा परिवर्तनशील है कि आम नौजवान के मन में सवाल आज का नहीं है, सवाल आगे का है। क्या आम नौजवान के मन में ये बात जाए कि हमें देश को, हमारी संस्कृति क्या थी, हमारी मर्यादा क्या थी, हमको हमारे पूर्वजों में बहन और बेटी के रूप में देखने पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिस तरीके से हमारी योजना सुमंगला योजना हमारी चल रही है, मैंने तो अभी किया, उस कार्यक्रम को किया। मतलब तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि हमको देश की संस्कृति को बचाने के लिए दुनिया में भारत का कोई जोड़ नहीं रहा था धर्म के मामले में, और आज वही स्थिति है कि हम संस्कृति के बारे में जहां हम आगे का सोचते हैं नई तकनीकी के द्वारा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वहीं विगत को भी हम छोड़ नहीं रहे हैं, उनको भी अपना रहे हैं। चाहे नौजवानों का मामला हो, चाहे बेटियों का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे व्यापारियों का मामला हो। हमने जीएसटी को ख़त्म करके अभी आपने देखा होगा कि बड़ा काम किया है, और किसानों को किसान सम्मान निधि दे करके, तो लगातार हर दिशा में सरकार काम कर रही है। सर, संसदीय यात्रा को देखें तो आपका क्या अनुभव और क्या सीख अभी तक के कार्यकाल में आप देखते हैं 18वीं लोकसभा में? बेहतर है, अच्छी है। कोई विशेष अनुभव? नहीं, कोई विशेष ऐसा अनुभव तो नहीं है मेरे पास में, क्योंकि मुझे कोई अगर आवश्यकता होती है तो मैं आसानी से अपने नेतृत्व से जाके मिल लेता हूँ और अपनी बात को कहता हूँ। और मैं इतना जो कह सकता हूँ कि मेरे निवेदन को स्वीकार करने में भी नेतृत्व बहुत कोताही नहीं बरतता है, संवैधानिक और संसाधन के दृष्टिकोण से जो संभव होता है करता है। सर, आप अपने संसदीय क्षेत्र के युवाओं के विकास के लिए, उनको स्वावलंबी, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए क्या कुछ काम कर रहे हैं? देखिए, नौजवान जब तक मजबूत नहीं होगा इस देश के, हिंदुस्तान के परिवर्तन में, चाहे अंग्रेज़ों की लड़ाई हो और चाहे इमरजेंसी की लड़ाई हो, जब तक जेपी के नेतृत्व में नौजवान आगे नहीं आया तब तक परिवर्तन नहीं हुआ। और आज भी खेलो इंडिया के माध्यम से नौजवानों को खेलकूद की जो प्रतिस्पर्धा है, जो भावना है, उसको हम लोग आगे करने का काम कर रहे हैं। और नौजवानों के अंदर आपके विगत वर्षों में भी हम लोगों ने काम किया है, और प्रत्येक वर्ष नौजवान आगे बढ़े इस दिशा में काम आगे करते रहेंगे। सर, बुनियादी जो ढांचे की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो अभी अकबरपुर की क्या स्थिति है? रोड, सड़क, पानी, इन सब पर कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है? जहाँ तक अकबरपुर का सवाल है, अकबरपुर कानपुर देहात का हेडक्वार्टर है, माती अकबरपुर जिसे कहते हैं। उसमें 4 लोकसभा हैं। एक लोकसभा का मैं जहाँ का निवासी हूँ, जहाँ का मैं मतदाता हूँ, वो कन्नौज लोकसभा पड़ती है। जहाँ से मैं विधायक रहा हूँ वह कन्नौज और इटावा लोकसभा का हिस्सा पड़ता है। और एक विधानसभा है भोगनीपुर जो जालौन और गरोटा लोकसभा के क्षेत्र में आती है। और चौथी विधानसभा हमारी
अकबरपुर रनिया विधानसभा है, जिसे अकबरपुर लोकसभा के नाम से जाना जाता है। कानपुर नगर की 4 विधानसभाएं हैं और वहाँ हमारा अकबरपुर मेडिकल कॉलेज गति से काम कर रहा है। दूसरा, वहाँ सड़क के माध्यम से जो आपके नेशनल हाईवे, आज नहीं अटल जी के समय से ही वहाँ 4 लेन और 6 लेन सड़कों का निर्माण हो गया था। उस आवागमन की दृष्टि से कोई वहाँ असुविधा नहीं है, कहीं भी आप आसानी से पहुँच सकते हैं। कानपुर महानगर की जो 4 विधानसभा हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया कि स्पीच एंड हियरिंग बिठूर में बन रहा है, आपके नवेली निगलैट घाटमपुर में बन रहा है, महाराजपुर में चकेरी एयरपोर्ट मेरे ही क्षेत्र बनता, मैंने उसको 1936 से वो आपके एयरपोर्ट वहाँ था, लेकिन उस समय ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों के अधीन था और उन्होंने अपनी सुख सुविधा के लिए वहाँ फ्लाइटें हमारी बंद हो गई थी। 1974 से वो चल रहा था, बंद हो गई थी, जिनको शुरू करा दिया गया है। उनके बढ़ाने के लिए थोड़ी सी और ज़्यादा वहाँ से फ्लाइटें बढ़े, बंगलौर भी जाती है, हैदराबाद भी जाती है, आपके दिल्ली आती है फ्लाइट है, और बॉम्बे फ्लाइट जाती है, ये परमानेंट है। बॉम्बे और कानपुर तो दिल्ली परमानेंट है, और बंगलौर और हैदराबाद हफ्ते में 3-3 दिन जाती है। उसे और बढ़ाने की दिशा हम लोग काम कर रहे हैं। उसका विस्तारीकरण के लिए हमारे 3 जहाज़ एक साथ खड़े हो सकते हैं, और भी 3 के लिए और भी हमारे पास जगह है, जिसका हम विस्तार करने वाले हैं धीरे से। प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन किया है उसका और विस्तार किया जाए, और जल्दी से जल्दी सरकार की योजना है कि गांव का आदमी जब चलेगा जहाज़ पर, चप्पल पहनने वाला चलेगा, तभी हम 2047 में जो स्वामी विवेकानंद की कल्पना थी कि हम भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भारत बनाएं, उस दिशा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, आपने 2047 की बात की। विकसित भारत के संकल्प के साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या देखते हैं आप कि अभी जो वर्तमान सरकार 2014 से जो कुछ भी काम हुए हैं, हम किस गति से काम कर रहे हैं, और आपका संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश की कितनी बड़ी भूमिका? कानपुर में तो मैं अपने संसदीय क्षेत्र की बात बता सकता हूँ कि हमारे यहाँ कानपुर महानगर में ट्रैफिक की बड़ी समस्या है, और उसके कारण मंदना से लेकर के अनवरगंज तक एलिपेडेड। 2017 में तत्कालीन वहाँ से सांसद थे और भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर थे हमारे, मतलब आदर्श से डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, उनके द्वारा इस काम की शुरुआत को शुरू किया गया था, और मैं सांसद था, मैं भी उसमें भागीदार था, मेरी भी हिस्सेदारी थी। 2019 के बाद से हम और सद्दो पचौरी साहब MP बने, लगातार उसको बढ़ाया गया। वहाँ के अधिकारियों को लेकर के हम और पचौरी दोनों लोग लगातार क्षेत्रों में गए, मदना से लेकर अनवरगंज तक जो रेलवे की क्रॉसिंग है, जिसके कारण जाम लगता था, तमाम चीज़ें थी, जिसका मतलब कानपुर 2 हिस्सों में बटा हुआ था, उसको जाके हम लोगों ने ठीक किया है। और वो चुनाव के 2024 के पहले ही स्वीकृत हो गया था, जिसका आप टेंडर की प्रक्रिया में है। और मैं रेल मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, अश्वनी वैष्णव जी, चूँकि कानपुर के IT के पास आउट थे, और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी उन्होंने काम किया था। उनसे निवेदन किया, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन किया, और कहीं वो पत्रावली रुकी नहीं, थोड़ा सा बीच में व्यवधान आया कि इससे लाभ क्या है। उस लाभ को भी प्रदेश सरकार ने जरीब चौकी पर स्टेट गवर्नमेंट का जो हिस्सा पड़ता था, उन्होंने जरीब चौकी वहाँ भी उसको भी स्वीकृत कर दिया, और वो काम हमारा जल्दी शुरू होने वाला है। सर, हाल के सत्रों में पीछे जो सत्र निकल गए और ये अभी शीतकालीन सत्र, कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो आपने प्रमुखता से उठाए? अब मेरे लिए तो अभी सबसे पहले आपने देखा होगा कि ये जो वंदे मातरम को लेकर के जो चर्चा हुई थी, उस वंदे मातरम पर मेरी स्पीच हुई थी, और मेरा ये सौभाग्य है कि हमारे ही क्षेत्र के रहने वाले श्यामलाल गुप्ता जी, जिन्होंने इसको क्या नाम आपके झंडा ऊंचा रहे हमारा विश्व यही तिरंगा प्यारा, मुझे बोलने का अवसर भी मिला था, और वहाँ उनके नाम से एक हमने बड़ा सा पुस्तकालय बनवाया है सांसद बनने के बाद में। और भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति
आपके रामनाथ कोविंद साहब से उसका उद्घाटन लोकार्पण भी कराया था। अभी तो आप एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा हुई, उसको कैसे देखते हैं? और देश में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है हमारी चुनाव की, उसको पारदर्शी करने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो आप इसको देखिए, कैसे समय समय पर एसआईआर होती रही है। ये चुनाव की एक प्रणाली है। अब उस चुनाव की प्रणाली में जहाँ आप जीत जाएंगे उतना वहाँ आप मानेंगे कि साहब आप का जो वोटिंग मशीन है इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, और जहाँ आप हार जाएंगे वहाँ के साहब वोट की चोरी हुई है। तो उनका अपना स्वभाव है, उस स्वभाव को कोई रोक नहीं सकता है। हम लोग लोकतांत्रिक हैं। हम जब इस देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ा है, चाहे हम भारतीय जनसंघ के रूप में जाने जाते रहे हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के रूप में जाने जाते रहे हो, कोई देश में नहीं कह सकता है कि कहीं भी हम लोग उसमें पीछे रहे हो देश के लिए। ठीक है सर, जनता से संवाद बनाए रखने के लिए आप कौन सा माध्यम अपनाते हैं, कैसे आप मेरा सबसे बड़ा माध्यम यह है कि मेरा जन्म औरैया जनपद, जो इटावा जनपद हुआ करता है, औरैया जनपद के मधुआपुर ग्राम में हुआ है। सहार ब्लॉक है, तहसील बिधूना है। वहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर कंचौसी बाजार है, जो इटावा जनपद और कानपुर जनपद का हिस्सा था। आधा है, जैसे हम आप बीच में बैठे हैं। आज वो औरैया और कानपुर देहात का हिस्सा है। वहाँ से मैं ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ। झींझक ब्लॉक पड़ता है कानपुर देहात का, वहाँ से ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ। और 20 से सड़क गई है। एक सड़क में कानपुर देहात है जहाँ से मैं राजनीति करता हूँ, और दूसरे सड़क की ओर आपके कन्नौज लोकसभा का हिस्सा पड़ता है, बिधूना विधानसभा पड़ती है, बगल में दिव्या और विधानसभा पड़ती है जो इटावा लोकसभा का हिस्सा है, वो 500 मीटर दूरी पर है। तो मैं रविवार के दिन, मेरे लिए बड़ा ये सुखद दिन है कि जब से मैं ब्लॉक प्रमुख 1988 से बना हूँ, उससे लेकर के लगातार सांसद बनने के पहले तक मैं कभी भी प्रत्येक रविवार को झींझक में बैठ के लोगों की समस्याओं को सुनता था। ब्लॉक प्रमुख बनने पर, विधायक बनने पर, मंत्री बनने पर, चाहे जितना मेरा व्यस्त कार्यक्रम हो। और आज भी मेरी वही परिभाषा बनी हुई है कि मैं सारे काम को छोड़ सकता हूँ, लेकिन रविवार के दिन कानपुर में ज़रूर रहता हूँ। और 1000, 800, 1000, 1000 आदमी, 1200 आदमी, 900 आदमी, साल में चारों औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, सभी जनपद के जो लोग आते हैं, आप किसी से भी LI और इंटेलिजेंस IB, और मैं तो आपको आमंत्रित करूंगा कि किसी रविवार को आप आइए और आप आकर के देखें लोगों की कि मैं समस्या का समाधान कैसे करता हूँ। वो मेरा निश्चित है। बाकी समय यदि मैं कानपुर में हूँ और घर से निकलना मुझे है, उसके पहले कोई आ गया तो मैं उन लोगों से मिल लेता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ और अपने कार्यक्रमों में चला जाता हूँ। फिर यदि कोई समय लेकर मिलने आता है तो मैं ज़रूर उसको समय भी देता हूँ। जो मेरे पास समय होता है मैं समय देता हूँ, उनकी समस्या को सुनता हूँ। अकबरपुर लोकसभा सीट से जो सांसद हैं हमारे देवेंद्र सिंह भोले जी की राजनीतिक यात्रा कैसे शुरू हुई, कैसे राजनीति में आए, पढ़ाई लिखाई कैसे कहाँ हुई, उसके बारे में थोड़ा जानकारी। मैं हाई स्कूल पास हूँ। मेरे यहाँ कृषि का काम और बिजनेस का काम होता था। 1977 में 19 जनवरी को श्रीमती गांधी ने, जिस समय चुनाव की घोषणा की, इमरजेंसी ख़त्म नहीं की थी। चूँकि मैंने आपसे कहा है कि मेरी लोकसभा अकबरपुर 4 लोकसभाओं का क्षेत्र है, उस समय वो 3 का क्षेत्र हुआ करता था। कन्नौज लोकसभा का, इटावा लोकसभा का और घाटमपुर लोकसभा का। घाटमपुर आरक्षित थी। तो वहाँ से तत्कालीन नेता एक कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया थे, जिन्होंने जेपी आंदोलन को लड़ा था। उनकी पत्नी जयप्रकाश नारायण जी की सहयोगी थी, राज्यसभा की मेंबर थी, और वो वहाँ से चुनाव लड़ी थी। आप वहाँ से राज्यसभा मेंबर थी, बिहार से। और उस समय वो 12 फरवरी को जो पहली संघर्ष समिति बनी, जन संघर्ष समिति, उस जन संघर्ष समिति की पहली सभा अगर हुई थी तो कंचौसी में हुई थी, जिसमें कमांडर भदौरिया साहब, जनेश्वर मिश्रा साहब, मुलायम सिंह यादव, बाबूराम शुक्ला जनसंघ के MLA हुआ करते थे, रेवती रमन रस्तोगी जनसंघ के MLA हुआ करते थे, सुभाषनी अली जो CPI CPM की नेता हुआ करती थी। बहुत सारे लोग, सर्वदलीय लोग मिलकर के, चूँकि कांग्रेस के खिलाफ
एक मोर्चा बना था, सब लोगों में पहली सभा हमारे यहाँ शुरुआत हुई थी। और मुझे ये उस दिन अवसर मिला था कि वो मेरे ही परिवार में, मेरे ही घर पर सबका व्यंजन बना था। मुझे परोसने का अवसर प्राप्त हुआ, राजनीतिक चेतना जागी और धीरे से मैं राजनीति में ईश्वर ने और माता पिता के आशीर्वाद ने, भगवान शंकर ने मुझे यहाँ तक भेजने का काम किया और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज मैं देश की पार्लियामेंट में हूँ। अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि अकबरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं? देखिए, मैं ये चाहता हूँ आगरा से लेकर के इलाहाबाद तक ये जो यमुना जी की बेल्ट अब तो बहुत विकसित हो गई है। यहाँ दस्तू समस्या थी, दस्तू समस्या खत्म हुई, अब उस तरीके की नहीं है। लेकिन इतनी लैंड वहाँ है कि इसका समतलीकरण करके, और एक 1954 में तत्कालीन चतुर्भुज शर्मा नाम के राजस्व मंत्री थे, उस समय कांग्रेस सरकार में जालौन के रहने वाले थे, बुंदेलखंड के नेता कहे जाते थे। उस समय वहाँ उन्होंने जो जोत की सीमा थी, सीलिंग एक्ट था, उसमें 27 एकड़ और 45 एकड़ का प्रावधान रखा था। ये आगरा से लेकर के और इलाहाबाद तक की स्थिति है। जमुना जी की डीप धारा से 16 किलोमीटर बाया एयर स्ट्रिप उत्तर की ओर उस प्रावधान को लागू किया गया। लेकिन तमाम जनपदों में बुंदेलखंड की मैं सुविधा का और अधिक सुविधाएं बढ़ाएं, मैं उसका हामी हूँ। लेकिन मेरे क्षेत्र में अभी तक मैं उस काम को नहीं करा हूँ, जिसके लिए मैं प्रयासरत हूँ कि मेरे लिए इस सौगात होगी कि वो जो निधि मिलती थी, एक स्पेशल निधि मिलती थी, वो निधि भी हम आपके अकबरपुर को, कानपुर को, फतेहपुर को, इटावा को, इस तरफ जो 16 किलोमीटर से इधर आते क्षेत्र उनको मिलने लगे। बाकी सीलिंग एक्ट का जो प्रावधान है वो उन्होंने किया, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। जो हुआ उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों के यहाँ समतल ज़मीन है और फर्टाइल ज़मीन है और किसान खुशहाल रहता है, और मोदी जी के नेतृत्व में तो और ज़्यादा खुशहाल है। आपकी नज़र में कानपुर देहात को समझे तो क्या है? देखिए, कानपुर देहात मेरी कर्म भूमि है, और कर्म भूमि और जन्मभूमि इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। बाकी सरकार का निर्णय है कि और कानपुर देहात को विकसित करें। बिल्कुल कानपुर को एनसीआर की तर्ज पर कानपुर नगर और कानपुर देहात, ये दो जनपद तब बने थे, 1978-80 में बने थे, कि उस समय से लेकर के तब तक जो औद्योगिक क्षेत्र है वो कानपुर देहात में ज़्यादा है, लेकिन उसको सब एनसीआर का दर्जा दिया जाए तो और अच्छा रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी जब कानपुर जाते हैं तो कोई आपका अनुभव रहा हो वहाँ पर कार्यक्रम का? अब ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी बता सकते हैं। मेरे लिए तो सुखद होता है, सौभाग्य होता है कि प्रधानमंत्री जी जब जाते, मैंने बताया ना कि मेरा सौभाग्य है कि 2013 के 19 अक्टूबर को पहली रैली उनके नेतृत्व में, चूँकि जब पार्टी ने उन्हें नेता के रूप में, तब प्रधानमंत्री तो नहीं बने थे, प्रधानमंत्री तो चुनाव के बाद बने हैं, लेकिन 2013 में उनका पहला आशीर्वाद अगर मिला था तो अकबरपुर लोकसभा को मिला था, और पूरे देश में वहाँ से उन्होंने संदेश दिया था। और वो आशीर्वाद अगर किसी को मिला है, उसका किसी को फल मिला था, तो मुझे मिला है। मैं तो उनका जीवन भर रेडी रहूँगा, रेडी हूँ। जो रेडी मेरा परिवार और मेरा क्षेत्र उनका रेडी है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश से ही वो सांसद जो हैं वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, और देश के विकसित भारत के संकल्प के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। तो इस बातचीत में बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए, आपका संसद टीवी से जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे थे अकबरपुर से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद देवेंद्र सिंह भोले को, जिन्होंने अपने अनुभव और दृष्टिकोण हमसे साझा किए। वे सक्रिय रूप से जनता की आवाज़ को सदन में उठाते हैं और अपनी बतौर सांसद अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। तो इस बातचीत में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।